एक संकल्प है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। कैसे इसमें जोड़ सकते हैं? अगर किसी ने कोई पीले वस्त्र पहन रखे वही गायत्री परिवार का नहीं होता है। जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने जिम्मेवारी को समझे। आजकल हो क्या रहा है कि माता पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वो बच्चों के साथ बैठ करके बात करें यज्ञ से क्या लाभ होते हैं? कि जो हम दूसरे की भलाई के लिए करते हैं वो यज्ञ कार्य है, यज्ञ जीवन है। नमस्कार, सरस्वती सत्यम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं सरस्वती पुत्र सत्यम। हर किसी का एक लक्ष्य होता है और इस चैनल का जो लक्ष्य है एक परिवार से है। जैसे हर एक व्यक्ति परिवार से जुड़े हैं और हम सब एक परिवार से जुड़े हैं। तो परिवार को मजबूत बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है। जैसे एक पहला हो गया व्यक्ति का और दूसरा सही ज्ञान। अगर परिवार में व्यक्ति कम है तो हमारा परिवार उतना मजबूत नहीं हो सकता। अगर परिवार में व्यक्ति है और सही ज्ञान नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो फिर हमारा परिवार बिखर जाता है। तो इस परिवार को और मजबूत बनाने के लिए आप लोग को सहयोग की जरूरत है और सही ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गायत्री परिवार से पंडित राजकुमार गौर जी। नमस्कार, स्वागत है आपको प्रथम एपिसोड में। नमस्कार सत्यम जी, जी नमस्कार। आपका धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी बहुत बहुत बधाई कि आज आप अपना चैनल शुरू कर रहे हैं। तो इसमें शुरुआत आपकी गायत्री परिवार से हो रही है, इसके लिए पुनः एक बार आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग पहले ही बात स्टार्ट करते हैं गायत्री परिवार से। जी, हमें ये बताइए गायत्री परिवार है क्या? देखिए, गायत्री परिवार एक सकारात्मक लोगों का समूह है जी जिसमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक स्वप्न है, एक संकल्प है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, इसके लिए क्या हमें करना होता है, ये सारी बातें उसमें आती हैं। आपने पूछा कि गायत्री परिवार है क्या। गायत्री परिवार जो अच्छी सोच वाले लोगों का समूह है, जिनका कर्तव्य है एक परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और अपने आप के प्रति। तो ये सारे दैनिक जीवन में कार्य करने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे इसमें जुड़ सकते हैं? गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जी अगर किसी ने कोई पीले वस्त्र पहन रखे वही गायत्री परिवार का नहीं होता है। जी हमारे लिए वो सब गायत्री परिवार के हैं जी जिनकी अच्छी सोच है, जी सकारात्मक सोच है, जो अपने परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अच्छी सोच रखते हैं। तो वो सब गायत्री परिवार के हैं। आज के समय में आप देखिए कि परिवारों में बहुत बड़ी परेशानियां चल रही हैं, अपने ही लोगों में चल रही हैं। आप जुडिशियली में जाएं तो वहां पर भी 70% जो केस मुकदमे चल रहे हैं वो अपने ही लोगों के बीच चल रहे हैं। भाई भाई से परेशान है, पिता पुत्र से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है। तो इस तरह के ये वातावरण क्यों हो रहे हैं? तो युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे नाम दिया आस्था संकट का। आज के समय में इंसान एक जानवर पर तो विश्वास कर सकता है लेकिन मनुष्य पे विश्वास नहीं कर सकता। तो जरूरत है हमें अपनी आस्था को जगाने की, उस समर्पण भाव को जगाने की और अपनी जिम्मेवारी को समझने की। जब हम अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं, अपने समाज के प्रति बनते हैं और अपने राष्ट्र के प्रति समाजनिष्ठ बनते हैं तो हम गायत्री परिवार के हैं। गायत्री परिवार करता क्या है और इनका एक परिवार की तरफ दायित्व क्या है? देखिए सर, गायत्री परिवार करता क्या है। समाज में जो आज के समय में परेशानियां चल रही हैं, आप देखते हैं कि हर तरफ इंसान उस जीवन ढर्रे पर जी रहा है
जो कि यूज एंड थ्रो के अनुसार वो आगे चल रहे हैं। और गायत्री परिवार में जी ये चीजें सिखाई जाती हैं, ये चीजें बताई जाती कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है, एक समाज के प्रति, जी एक राष्ट्र के प्रति। जी तो उस जिम्मेवारी को जब हम समझें तो सर्वप्रथम हम ये जाने कि राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा राष्ट्र सशक्त बन सके, हमारा समाज मजबूत बन सके। आज जो समाज में परेशानियां छाई हुई हैं, जी हर तरफ परेशानियों का वातावरण बना हुआ है। जी अगर हम बात करें वातावरण की तो हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उनको साफ करने के लिए कौन आएगा? जी हम ही लोगों को वो कार्य करना होगा। तो इसके लिए हमारी वृक्षारोपण अभियान की मुहिम चलती है, जी जो 12 महीने चलती है, जिसमें हम लोग आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करते हैं और वृक्षों का संरक्षण करते हैं, आसपास में सफाई का ध्यान रखते हैं कि कैसे करना चाहिए। फिर दूसरा आता है कि हमारे आसपास में जो वातावरण है वो कुछ इस तरह का भी बना हुआ है, दूषित वातावरण, जी कि कोई भी आदमी अपनी उस जिम्मेवारी को समझने के लिए तैयार नहीं है। पढ़े लिखे होने के बावजूद वो कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। जी आप देखिए शहर में जिधर कहीं भी आप जाएंगे तो हर तरफ आपको गंदगी गंदगी क्यों मिलती है? जो लोग भारतीय हैं वो विदेशों में जब जाते हैं वहां पे तो बड़ा डिसिप्लिन से रहते हैं, हाँ, वहाँ पे लेकिन बहुत। यहाँ पे जब हम अपने शहर में हैं तो कभी उसका ध्यान ही नहीं रहता कि ये हमारा अपना शहर है, इसको हम गंदा क्यों कर रहे हैं। तो इसी तरह की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। और जब हम इन कार्य को करेंगे तो एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। यही गतिविधियां हमारे को चलाने की आवश्यकता है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा हमें बेटियों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, शिक्षित करने की ज़रूरत है कि अपनी रक्षा आप कर सके बेटियां। जी। हम परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार में युवा भी आते हैं, जी तो युवा के लिए क्या विचार है? सर, देखिए आपका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा है जी और आज की वो बहुत ज़रूरत है जी युवाओं के बारे में देखने की। आज हमारा जो युवा है वो अपने रास्ते से भटक गया है। जी और आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, जी जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, वो भी नशे की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और उस नशे के कारण परिवारों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की जवानियां बर्बाद हो रही हैं। जिन बच्चों के हाथ में एक लैपटॉप होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में नशे की जी वस्तुएं देखी जी जाती हैं, तो बड़ा दुख होता है। वो तो गायत्री परिवार इसके लिए नशा मुक्ति अभियान चलाए हुए है। अच्छा। और हमारा नशा मुक्ति अभियान पूरे विश्व भर में चल रहा है, अखिल जी विश्व गायत्री परिवार की तरफ अच्छा। से। गायत्री परिवार जालंधर की तरफ से हमने नशा मुक्ति की जो रैली निकाली थी सर्वप्रथम, वो जनवरी 2002 में निकाली थी बस्तियां क्षेत्र में। जी उस समय जब हम लोग प्रचार करने के लिए, जी नशा मुक्ति की रैली के लिए जाते थे, तो कई लोगों के हमें विचार सुनने को मिले। अच्छा। और उसमें उन लोगों के विचार भी मिले जिनके बच्चे नशे से जुड़े हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने बड़े दुख के साथ बताया कि सर, आने वाले 4-5 सालों में हमारे बच्चे हैं उनका जीवन खत्म हो जाएगा। हम्म, तो हम जब उनके साथ बातचीत कर रहे थे उस समय विचार किया, बातें की, तो जाना कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे इस तरह के नशे कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और वो जीवन लीला समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। जी और वो आने वाले 4-5 साल में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो सबसे जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने जिम्मेवारी को समझे। आजकल हो क्या रहा है कि माता पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वो बच्चों के साथ बैठ करके बात करें। जी इसीलिए परिवार के परिवार टूटते चले जा रहे हैं, बच्चे गलत संगत की ओर बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक लड़का ऐसा था जो हमारी जान पहचान में था। वो बहुत ही
सात्विक शुद्ध विचार और परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। और उस बच्चे ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज में अपने मित्रों के साथ बैठना उठना घुलना मिलना शुरू किया। तो जो बच्चा एक पान सुपारी बीड़ी इत्यादि किसी को भी छूने तक से वो नफरत करता था, तो उस बच्चे को कैसे नशे की गर्त में धकेल दिया गया कि जो बच्चा नशा छोड़ने से भी डरता था, उस बच्चे को इस तरीके से नशे का इतना आदी बढ़ा दिया गया कि वो बच्चा एक मिनट भी नशे के बिना नहीं रह सकता था। और एक दिन ऐसा आया कि उस नशे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में एक ही अकेला वो लड़का कमाने वाला था, उसके ऊपर आश्रित था परिवार। तो आज के समय में जो बुराइयां हैं वो अधिकतर कहाँ से सीखते हैं? अपने मित्रों से सीखते हैं। स्टार्टिंग में एक शौक में वो चीजें सिखा देते हैं, उसके बाद में फिर इतना भयंकर रूप से उसके आदी हो जाते हैं कि वो नशा उनकी मजबूरी बन जाती है और उसी के कारण अनेक तरह के क्राइम करने लगते हैं, चाहे वो स्नैचिंग वगैरह हो, चाहे वो लूटपाट हो, किसी से मारपीट हो। अधिकतर जो क्राइम होते हैं वो 70% क्राइम नशे के कारण ही होते हैं। तो नशे में हमारा समाज इतना घिरा हुआ है और इसके लिए हम सबको अपनी ज़रूरत समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों की जिम्मेवारी क्या है। हम उस ज़रूरत के हिसाब से समाज में जाएं और युवाओं को नशे से बचाएं। बाकी काम तो सब बाद में है, हम कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना जप तप करते हैं, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले युवाओं को संस्कारों से जोड़ने की ज़रूरत है। अगर हमारे अच्छे संस्कार होंगे तो आने वाला समाज सभ्य और अच्छा होगा। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो आने वाला समय बहुत ही परेशानी कारक और कष्टकारी होगा। यहाँ पे समाज से एक बात, यहाँ पे समाज से एक हमें क्वेश्चन आया जी। जो युवा मतलब इस विचार में जाते हैं जी। तो समाज बोलते हैं इनका जो माता पिता है, इनका जो परिवार है, इनके वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। और जो माँ बाप होते हैं, जो अपने परिवार होते हैं, वो बोलते हैं कि समाज की वजह से बिगड़ रहा है। तो युवा ज़्यादा किस वजह से ऐसा स्थिति पे जाते हैं? इसमें देखिए दोनों ही बातों का रोल होता है। अगर परिवार ने अपनी जिम्मेवारी समझी होती, ध्यान दिया होता अपने बच्चों की गतिविधियों पे कि हमारा बच्चा किस तरह के समाज में जी रहा है, उनका जो फ्रेंड सर्किल है वो किस तरह के लोगों का है, उस पर ध्यान दिया होता तो उनका बच्चा गलत संगत में नहीं पड़ता। जब बच्चा गलत संगत में नहीं पड़ता, अच्छे संस्कारों से जुड़ करके रहता, तो वो अपने जीवन में अच्छे समाज के साथ जुड़ा होता। हम समाज किसको बोलते हैं? हम समाज उन्हीं को बोलते हैं ना जिसमें हमारा परिवार है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं। उन सबको मिलकर के जो समूह होता है समाज, वही समाज होता है। तो हम जब समाज को कुछ देंगे नहीं तो मिलेगा क्या? आज समाज को अच्छे लोगों की आवश्यकता है, प्रबुद्ध वर्ग की आवश्यकता है। प्रबुद्ध वर्ग आज सिर्फ अपने ऐशो आराम में और धन संपदा कमाने में लगा हुआ है। धन संपदा कमानी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं कमानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका उत्तरदायित्व एक समाज के प्रति है, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो आप जालंधर में पर्यावरण के लिए क्या आप उद्देश्य लेकर चले हैं? देखिए, हम जालंधर की अगर बात करें तो हमारे जालंधर की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत दूषित हो चुका है। पहले तो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सुनते देखते थे कि दिल्ली का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि जहाँ पे बच्चों को सिलेंडर तक लेने की आवश्यकता पड़ जाती थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर की। आज वही
भयावह स्थिति जालंधर की भी बनती जा रही है और उसमें बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं। पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण हो रहा है, लेकिन वृक्षारोपण में भी ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल एक फोटो खिंचवाने के लिए पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि जो पौधे हमने लगाए थे उनका बना क्या। जितने पौधे लग रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है, वो सारे के सारे पौधों का संरक्षण अगर हुआ होता तो अब तक वातावरण बहुत शुद्ध हो गया होता। इसमें गायत्री परिवार है, वो भी प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण करता है। हम लोगों का गायत्री जयंती से लेकर के पितृपक्ष तक का ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। जालंधर में भी करते हैं, जालंधर के आसपास के क्षेत्र में भी करते हैं, कुछ स्कूल कॉलेजेस में भी करते हैं और उसमें अधिकतर युवा हमारे साथ होते हैं जो वृक्षारोपण करते हैं। उनमें बड़ा उत्साह देखा गया है युवाओं में। अगर युवाओं की आप शक्ति को अच्छे कार्य में लगाते हैं तो सर आप देखेंगे कि युवा देखते देखते जो असंभव से कार्य लगते हैं उनको भी बड़ी आसानी से कर देते हैं। इसलिए युवाओं को जोड़ने की जरूरत है और पर्यावरण पे विशेष काम करने की जरूरत है। उसमें हम पेड़ पौधे तो लगाएं, उसके साथ साथ जल संरक्षण की भी जरूरत है। हम सभी के घरों में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, हम सभी लोग उस आरओ का पानी पीते हैं। तो जब आप उस पानी को फिल्टर करते हैं उस समय आप देखिए कि 2 बाल्टी वेस्टेज पानी की निकलती है, तब जाकर के 10 लीटर पानी आपको मिलता है, शुद्ध पानी। ठीक है, अब 10 लीटर के लिए आप 40 लीटर पानी वेस्टेज कर रहे हैं, तो उस 40 लीटर पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें हम घर में पोंछा लगाने के काम में ले सकते हैं, अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं उसके लिए काम में ले सकते हैं, घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें डालने के काम ले सकते हैं, अगर आप बर्तन साफ करते हैं तो उसमें ले सकते हैं उस पानी को। तो इस तरह से हम डेली का 40 लीटर पानी अगर बचाते हैं तो महीने का 1200 लीटर पानी बचना है। और बिल्कुल सर बात बोले, और ये चीज पे किसी का ध्यान बहुत कम होता है जी। तो प्रत्येक घर में देखिए अगर 1200 लीटर महीने का पानी हम बचाएं तो हमारे शहर में कितने घर हैं, कितना पानी बच सकता है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन जिन घरों में भी जी कोई आरओ सिस्टम लगे हुए हैं उस पानी का संरक्षण करें और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। जब भी आपका जन्म दिवस आता है उस पेड़ को लगाएं और उसका संरक्षण करें और उसको आप एक मित्र भाव से रखें कि जैसे आप अपने मित्र के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, उस तरह से आप अपने उस लगाए हुए पेड़ के साथ समय बिताएं। यज्ञ से क्या लाभ होते हैं और यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ से अगर लाभ की हम बात करें तो यज्ञ के लाभ ही लाभ हैं। अच्छा, उसका नुकसान कुछ नहीं है जी। यज्ञ जीवन जीने का भाव क्या होता है जी कि जो हम दूसरे की भलाई के लिए करते हैं जी वो यज्ञ कार्य है, यज्ञ जीवन है। जी। हम अपने परिवार के लिए जो कार्य करते हैं, समाज के लिए जो करते हैं जी, वो यज्ञ जीवन है। और प्रकृति में हर कोई यज्ञ कर रहा है, जिसको हम यूं कहें कि रिसाइकलिंग, तो वो यज्ञ सिस्टम ही है। और जैसे कोई पेड़ पौधे हैं उनको फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो उनके अपने लिए तो नहीं होते, वो दूसरों के लिए होते हैं। अब उन्होंने लिए कहाँ से? धरती माँ से, और आगे मनुष्य को दे दिए। ऐसे ही जीव जंतु हैं, जीव जंतु से हमें दूध मिलता है, ठीक है, आहार मिलता है, तो उन्होंने इधर से लिया और इधर दे दिया। इसी तरह से आप देखिए कि हम जब समाज के लिए कार्य करते हैं तो हम एक आजीविका भी उसमें अपने लिए कमा लेते हैं। अगर आप किसी के लिए कार्य नहीं करोगे तो आपको घर बैठे पैसे कौन देगा, किस काम के देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो ये भी एक यज्ञ जीवन है। जब आपने दूसरों के लिए किया तो आपको पैसे के रूप में आपको मेहनताना मिल गया। और फिर जब आप अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं जी। अग्निहोत्र यज्ञ में आप समिधा लाते हैं, जिसको लकड़ी बोल देते हैं। अच्छा। तो हवन सामग्री है, घी है, इस तरह का पूजन सामग्री का सामान लेकर के जब आप यज्ञ करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम देवताओं की स्तुति की जाती है। आपका मन देवताओं के चरणों में लगता है तो आपका जो विचार है वो एक जगह एकाग्रचित होता है, कंसंट्रेट होता है, तो उसके साथ मन शांत होता है। दूसरा ये है कि जब आप वनस्पतियों के माध्यम से, हवन सामग्री के माध्यम से, घी के माध्यम से आहुतियां देते हैं तो आसपास का जो वातावरण है वो सुगंधित होता है, शुद्ध होता है। काफी लोग ये चीज से डरते हैं ना, जैसे यज्ञ कराना चाहते हैं लेकिन जिस यज्ञ में अगर कराने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं, वो पंडित जी को दक्षिणा देने से डरते हैं क्योंकि उनका डिमांड ज्यादा हो जाता है। तो इसमें कैसे करें? देखिए सर, गायत्री परिवार से अगर आप यज्ञ करवाना चाहते हैं, अगर आपके मन में ऐसी जिज्ञासा है कि हम गायत्री परिवार से यज्ञ करवाना चाहते हैं तो निसंकोच आप अपने घर में यज्ञ करवाइए। दक्षिणा वाला कहीं कोई विधान नहीं है। अच्छा। अगर आप अपनी स्वेच्छा से कुछ देना भी चाहते हैं तो वो भी सब पैसे सामाजिक कार्य के लिए लगते हैं। हमारी जो टीम है वो आपके घर पे आकर के यज्ञ करवाएगी और जो भी हम मंत्र बोलेंगे, जो भी आहुतियां देंगे, उसमें विस्तार से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये यज्ञ करना क्यों चाहिए। पूरा एक वैज्ञानिक विधि से, आध्यात्म विधि के साथ संगीतमय तरीके से किया जाता है ये यज्ञ, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। कई बार हमने देखा है कि जब यज्ञ होते हैं तो वहां पे लोग आधे घंटे में ही स्वाहा स्वाहा करके चले जाते हैं। लोगों के मन में धारणा ये रहती है कि अग्नि जलाई, उसमें आहुति दी और उसी का नाम यज्ञ है। काफी पंडित जी भी ऐसे भी करते हैं कि कम समय में करा भी देते हैं और जो व्यक्ति कराना चाहते हैं वो उनको भी है कि नहीं, हमें कम टाइम है मेरे पास, इस कम टाइम में है जो आप जल्दी जल्दी कर दीजिए, इसके वजह से भी लोग कर लेते हैं। बट एक्चुअली टाइम है क्या और किस तरह से इसको विस्तार से जो अगर कर रहे हैं तो हमें सही जानकारी भी मिल सके, इसके लिए फिर कैसे करें? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। परिस्थितिवश कई बार हमें ये आवश्यकता होती है कि हम थोड़े से समय में यज्ञ करें। जी। हमारी आवश्यकता है कि थोड़े से समय में हमने यज्ञ करना है, तो कैसे किया जाए? तो उसमें सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ आप आधे घंटे से लेकर के 3 घंटे तक का होता है, उसमें आप अपनी परिस्थिति अनुसार उस तरह का कर सकते हैं। अगर आपने पूरी तरह से विस्तार से जानना है कि यज्ञ है क्या, ये क्यों करना चाहिए, इसका क्या लाभ है, तो इतना जानने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम देना अति आवश्यक होता है। ठीक है। और उसमें हमारे जो भाई बहन आते हैं यज्ञ करवाने के लिए, उनका रविवार का समय होता है, क्योंकि जितने भी हमारे सदस्य हैं वो सभी के सभी समयदानी हैं, जो अपने जरूरी कार्यों को निपटा करके उसमें से जो समय निकालते हैं समाज के लिए, वो लोग समय देते हैं और उसके हिसाब से वो यज्ञ करवाते हैं। तो विशेषकर ये रविवार का दिन होता है जिसमें यज्ञ करवाने के लिए हम लोग जाते हैं। अगर आपने कभी यज्ञ करवाना हो, आपके माध्यम से किसी ने भी कोई यज्ञ करवाना हो अपने घरों में या अपने प्रतिष्ठान में, तो प्रयास करें कि हम गायत्री परिवार से रविवार के दिन यज्ञ करवाएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा सुविधा बनी रहे। जालंधर में आप यहाँ पे कितने यज्ञ हो चुके हैं? गायत्री परिवार जालंधर की तरफ से अगर हम देखें तो सन 2002 से लगातार यज्ञ हो रहे हैं। अच्छा। उसमें वार्षिक यज्ञ भी होते हैं। अच्छा। और जो
दैनिक यज्ञ हैं वो भी होते हैं, जी घरों में भी यज्ञ होते हैं। ये एक यज्ञ अभियान है जो निरंतर हम लोगों का चलता रहता है। तो इसमें 51 कुंडिये हुए हैं, 24 कुंडिये यज्ञ हुए हैं, 5 कुंडिये, 9 कुंडिये, ये सब चलते रहते हैं। जिसमें हमारे राजा गार्डन क्षेत्र है बस्तियों क्षेत्र में, वहां पे अब तक 3 बार 51 कुंडिये यज्ञ हो चुके हैं, 10 बार 24 कुंडिये यज्ञ हो चुके हैं। हमारे डीएवी कॉलेज के सामने कम से कम भी तो 8 बार 51 कुंडिये यज्ञ हो चुका है, 3 बार 24 कुंडिये यज्ञ हो चुका है। और इसके साथ सैनिक विहार रामा मंडी है, वहां पे 9 कुंडिये 24 कुंडिये यज्ञ हो चुके हैं। तो जब बड़े आयोजन होते हैं उस समय शांति कुंज हरिद्वार के ऋषिगण आकर के हमारे बीच यज्ञ करते हैं। 9 कुंडिये यज्ञ तक के जो व्यवस्था है वो हम लोग यहाँ अपने स्तर पे कर सकते हैं। और 9 कुंडिये एक छोटे आयोजन होते हैं, बड़ी व्यवस्था के लिए फिर केंद्र से दिशा निर्देश लेकर के वो यज्ञ किए जाते हैं। और वृक्षारोपण में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी जगह हमारे वृक्षारोपण भी हुए हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में जी हमारे उद्बोधन चलते रहते हैं। उसमें मुख्य विषय ये होता है कि हम अपने कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। योग के कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। अगर कोई योग का कैंप लगवाना चाहे अपने क्षेत्र में तो वो लगवा सकते हैं। तो इस तरह की ये छोटी मोटी जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं। अगर किसी ने भी कोई अपने क्षेत्र में इस तरह के कोई कैंप वगैरह लगवाने हो, यज्ञ करवाने हो, नशा मुक्ति की कोई रैली निकालनी हो, तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। यहाँ से लगभग कोई 30 किलोमीटर दूर, जालंधर से 30 किलोमीटर दूर गांव है मुरार, वहाँ पे भी हमारी नशा मुक्ति की गतिविधियां चलती रहती हैं, रैलियां निकाली हैं। और युवाओं में बहुत अच्छा एक उत्साह देखने के लिए मिला नशा मुक्ति के लिए, और वो जाकर के लोगों से चर्चाएं भी करते हैं। और जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उन लोगों को वो अपने तरीके से उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और जो लोग ज़्यादा नशे में डूब चुके हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए उसके लिए भी वो उनको बताते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।